अभी बोलियो। हेलो हेलो। 1 2 3 माइक चेक, 1 2 3 माइक चेक हो गया। हाँ जी। बाकी लोग प्लीज कैमरा ऑन करो जल्दी से। कैसा रहा पेपर भाई तुम लोगों का? सर सॉल्व पूरा हो गया, अटेम्प्ट पूरा हो गया, बट रीचेकिंग नहीं हुई। एंड जब आंसर ऐसे ही पूछ रहे थे आपस दोस्त में तो चेक भी नहीं, सेम भी नहीं आ रहे थे। चीज ओके, तो तू क्यों टेंशन ले रही है? जिसका सही नहीं आ रहा उसका गलत होगा। क्योंकि मेरे आंसर सारे पॉइंट में आए ना। पॉइंट किस वाला चीज के? जनरली ऐसे ही रहता है। किस चीज में आ रहे थे पॉइंट? रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा मतलब अच्छा। सारे जो 6 मार्क का थे सारे मोस्ट पॉइंट ही थे। चलो कोई नहीं, देखते हैं। और समीक्षा? सर ठीक ठीक गया, डाउट है बहुत अभी। लाइक? सम सर 1 मार्कर में है सबसे ज्यादा। अच्छा फिर आराम से करेंगे। यस जो सर। डाउट्स है भेजना मुझे, फिर पेपर भेजो पहले तो एक बार। यस सर, ठीक यस है। सर, भेज दो। हाँ, और फिर आराम से एक बार डिस्कस करते हैं। मुझे उसमें बता देना मैसेजेस में कि कौन कौन से क्वेश्चंस में डाउट है, एंड जो मेरे को अच्छे लगेंगे वो मैं क्लास में भी डिस्कस कर लूंगा। ठीक है ना? और किसका पेपर था आज? क्या कह रही है परीक्षा? सर वृंदा का था पर वो क्लास में नहीं आए हैं। हम्म, चलो बाकी लोग अपना कैमरा ऑन करो प्लीज। पेपर पूरा हो गया था समीक्षा? यस सर। गाइस प्लीज बाकी लोग कैमरा ऑन करो जल्दी से। प्रथम, ओके आई कैन सी हिम नाउ। जसलीन कहाँ रह गई? शगुन इज हियर, स्निग्धा, समीक्षा, ठीक है। हाँ जी गाइस, आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करते हैं। हाँ जी। अब मुझे बताओ आज कौन डिस्कस करेगा मेरे साथ? परीक्षा और आरव तो कर चुके मेरे साथ पिछले रिसेंटली, है ना? तो अब मैं चाहूंगा कोई और नया करे। जल्दी से हैंड रेस करो वरना फिर मुझे भी करना पड़ेगा। बताओ भाई। जल्दी जल्दी। फिर जिसका कैमरा ऑफ है ना मैं उसी को पकड़ लेता हूँ। कितनी जल्दी कैमरा ऑन हो गया, हाँ? अब तो फंस गई तनीषा। हाँ भाई तनीषा। नहीं सर, वो मैं ऑन करने वाली थी। दैट इज ओके। तो मैं को देखो उसके लिए थोड़ी ना डर रहा हूँ। अब तो फंस गई तनीषा, अब तनीषा के साथ डिस्कस करेंगे हम आज। ठीक है। चलो, तो अपना हैंड रेस कर लो जल्दी से। ओके। सो गाइज, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है? अब तक हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड सीख चुके हैं। इनडायरेक्ट मेथड के हिसाब से हमने एक क्वेश्चन भी करके देखा था किस तरीके से करना है। एक नहीं, इनफेक्ट 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे एक क्लास में। तो 2 क्वेश्चन हमने करके भी देखे थे। फिर मैंने कुछ बोला था कुछ एडजस्टमेंट्स आएंगी, जिसमें से थोड़ी बहुत मैंने आपको पहले हल्की हल्की सेकंड क्वेश्चन में करा दी थी।
मैंने कहा था लॉजिक अभी समझ नहीं आएगा ढंग से, ये सब कुछ आएगा समझ में जब हम एडजस्टमेंट्स को डिटेल में करेंगे इन द कमिंग क्लासेस। तो आज वो समय आ गया है कि हम एडजस्टमेंट्स को डिटेल में करें, ठीक है। बट आपको बेसिक कैश फ्लो का सेंस अब तक आ जाना चाहिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है, किस तरीके से ब्रॉडली बनता है, क्या क्या एक्टिविटीज कैसे कैसे कहाँ पे आती है। तो उसमें किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से बताओ, वरना वील मूव फॉरवर्ड। एंड मुझे थम्स अप करके दिखाओ जल्दी से अगर क्लियर है तो। शगुन, परचेज ऑफ बिल्डिंग कहाँ जाएगा? सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। बढ़ेगा कम होगा? आई मीन प्लस होगा माइनस होगा? सर डिफरेंस लेते हैं। हाँ तो डिफरेंस को प्लस करूंगा माइनस करूंगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या करूंगा? सर माइनस। अवनी, इशू ऑफ शेयर्स, इन्वेस्टिंग। इशू ऑफ शेयर इन्वेस्टिंग है। क्या सोच रही है? मैं बोल के बता, ऐसे नहीं मन में नहीं, बोल जरा। अरे बोलना, फिर कह रहा हूं, बोल फिर। फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग। नहीं, पहले पहले बता क्या सोचा। तो मैंने वो वाइल्ड सोचा, ट्रिप सोचा, फिर उसके बाद क्या इन्वेस्टिंग में क्या नहीं आता है और नहीं नहीं, ऐसे नहीं सोचना, तभी मैंने पूछा कि क्या सोचा। आपको एक्टिविटी सोचनी चाहिए सबसे पहले कि ये किस में फॉल करता है, ये क्या है। मैंने बोला इशू ऑफ शेयर क्या है, ये बैलेंस शीट में कहाँ आता है? बैलेंस शीट में कहाँ आता है भाई? नॉन। बोलो बोलो, कहाँ आता है इशू ऑफ शेयर? कितने अच्छे से पता है बैलेंस शीट में कहाँ आता है, चैप्टर नंबर 1 था इस बुक का, ये याद नहीं है? क्या मतलब हुआ इशू ऑफ शेयर का? इशू ऑफ शेयर नहीं पता तेरे को? कहाँ आता है? तो मेरे को आता है, मैं भूल गई। क्या क्या होता है बैलेंस शीट में? शेयर होल्डर फंड, उसमें उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, फिर नॉन शेयर होल्डर करंट। फंड के बाद रिजर्व से प्लस आता है? नहीं, वो उसी का पार्ट है। सोच के बता अपनी, ये गलत बात है। अगर ऐसे करेगी तो फिर पता चल रहा है कितनी तैयारी तेरी। हेडिंग हेडिंग बताओ पहले क्या आती है। शेयर यार ये तो होल्डर बेसिक फंड। चीज है, इतना तो याद हो जाना चाहिए अब तक। यार तुमने रेशो का चैप्टर पूरा कर लिया है। बोलो। यस। इशू ऑफ शेयर्स। शेयर होल्डर्स फंड, नॉन नॉन करंट लाइबिलिटी, उसके बाद करंट लाइबिलिटीज, फिर आते हैं एसेट्स, उसके बाद नॉन नॉन करंट एसेट्स, फिर करंट एसेट्स। हाँ, कहाँ खोई हुई थी? फिर वो थोड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? शेयर नहीं होल्डर वो फंड में क्या क्या आता है? शेयर होल्डर्स फंड में आता है शेयर कैपिटल, रिजर्व और सरप्लस। शेयर तो कैपिटल में क्या आता है? रिजर्व एंड सरप्लस। हाँ। शेयर शेयर कैपिटल में क्या कैपिटल, आता है? शेयर कैपिटल में आता है इशू ऑफ शेयर। इशू। हाँ, शेयर कैपिटल इशू। मैं बन कह रहा हूँ वाला इमोजी आता है ना। कहाँ आता है इशू ऑफ शेयर? शेयर कैपिटल शेयर में। कैपिटल में। ठीक है, यानी कि हेडिंग हो गई शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहाँ आता है, सोच के बता। फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पक्का? नहीं, अगर समझ नहीं आया या कुछ आता नहीं है तो बता नहीं अभी, मैं तभी पक्का। हेल्प कर पाऊंगा। पक्का। तो वो तो पता है, शेयर होल्डर फंड पर फाइनेंसिंग बेटा एक्टिविटी। तैयारी ठीक नहीं है, इसका मतलब देख इतना टाइम लग गया हमें यहाँ तक पहुंचने में। एंड इट्स नॉट कि एकदम से सर आपने एकदम पूछ लिया, नहीं। ये तो छोटी सी चीज है यार, ये तो एकदम पता होनी चाहिए। ये तो सोते सोते भी कोई मम्मी पूछे ना इशू ऑफ शेयर कहाँ आता है, मम्मी पूछ सकती है ना। मैं तो सपने में आऊंगा इशू ऑफ शेयर कहाँ आता है। सपने में भी ऐसे ही आ रहूंगा मैं, है ना। नहीं बट यार ये चीजें याद होनी चाहिए अपनी। तो थोड़ा सा प्लीज टाइम दो, इसका मतलब थोड़ा कुछ कहीं पे लैग कर रहे हो। यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। हाँ।
तो फाइनेंसिंग में आएगा। अब बताओ मुझे कि फाइनेंसिंग में प्लस होगा या माइनस होगा? प्लस होगा। प्लस होगा। इशू ऑफ शेयर प्लस होगा। हम इशू करेंगे तो हमारे पास पैसे आएंगे, ठीक है। आएंगे। फाइनेंसिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर बढ़ रहा है तो प्लस होगा, कम हो रहा है तो माइनस होगा। इन्वेस्टिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बढ़ेगा तो माइनस और कम होगा तो प्लस। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। परीक्षा एंड समीक्षा, प्लीज कैमरा ऑन कर लो। हाँ जी, तनीषा। देखो भाई, अब हम एडजस्टमेंट्स करने वाले हैं, जिसमें टोटल ये एडजस्टमेंट्स है आपकी: प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट में दो सिनेरियो आएंगे: विदाउट प्रोविजन एंड विद प्रोविजन। और आखिरी एडजस्टमेंट होगी हिडन एडजस्टमेंट, या जिसको हम कहते हैं इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। ठीक है, तो टोटल ये कितनी हो गई थी? 6 हो गई। 6 एडजस्टमेंट्स हो गई हैं जो हम करने वाले हैं। ठीक है, लेट्स ट्राई, थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा फोकस ज्यादा बनाना भाई, थोड़ा जल्दी करेंगे तो। पहला कर रहे हैं प्रपोज डिविडेंड। ठीक है, प्रपोज डिविडेंड आता कहाँ है? सबसे पहली चीज, दिस विल ऑलवेज कम इन एडजस्टमेंट। ठीक है, ये कभी भी बैलेंस शीट में नहीं आएगा। ये बैलेंस शीट का पार्ट नहीं होता। क्यों? आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रपोज डिविडेंड इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। डिविडेंड अभी प्रपोज हुआ है, मे और मे नॉट बी डिक्लेयर्ड बाय दी, क्या बोलते हैं, मे और मे नॉट बी डिक्लेयर्ड बाय दी शेयर होल्डर्स। और इसके लिए आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। पहले आपके सामने प्रोसेस है, देखो मैंने एक आपको पहले भी आई थिंक ये बताया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि प्रपोज डिविडेंड क्या होता है, कैसा होता है, थोड़ा आइडिया दे रखा है। अब यहाँ पूरा ढंग से समझ लो। देखो, मान लेते हैं हम फाइनेंशियल ईयर 18-19 की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फाइनेंशियल ईयर 18-19। ठीक है, 18-19 कब शुरू होगा? 1 अप्रैल 2018 को, खत्म होगा 31 मार्च 2019 को। ठीक है, अब नॉर्मल सिनेरियो क्या है? ध्यान से सोचना, नॉर्मल सिनेरियो क्या है? अगर मुझे डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो मैं कब करूंगा? क्या मैं साल के बीच में कर सकता हूँ? नॉर्मली नॉर्मली बोल रहा हूँ, नॉर्मली तो मैं कब करूंगा? साल खत्म होने के बाद, क्योंकि मेरे को जब पता चलेगा कि प्रॉफिट कितना है उसी हिसाब से तो करूंगा। और प्रॉफिट कब पता चलता है? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन चुकी होगी, यानी साल खत्म हो चुका होगा। साल के एंड में बनेगा ना। तो होता क्या है, नॉर्मल प्रोसेस होता है। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल ईयर 18-19 है, जब ये खत्म होगा तो उसके बाद इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी, यानी 31 मार्च 2019 के बाद। और बेसिस ऑफ दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वी विल डिक्लेयर अ डिविडेंड। दिस इज हाउ इट गोज। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? तो नॉर्मल प्रोसेस ये होगा। तो मान लो फाइनेंशियल 18-19 की अगर बात कर रहा हूँ, तो इसका डिविडेंड कब डिक्लेयर होगा? इससे अगले साल। ठीक है, 1920 में। लॉजिक समझ आया? जब वो पूरा साल खत्म होगा, हमें पता चलेगा कितना प्रॉफिट कमाया हमने, उसी हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कितना डिविडेंड हम शेयर होल्डर्स को दे सकते हैं। क्लियर है सबको? ठीक है, अब प्रोसेस क्या होगा देखो। 18-19 खत्म होने के बाद सबसे पहले जो 1920 अगला साल आएगा, उसमें सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग करके ये डिसाइड करेंगे कि उनके हिसाब से व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिविडेंड दैट शुड बी डिक्लेयर्ड। तो वो डिविडेंड प्रपोज करते हैं। किसको? शेयर होल्डर्स को। कि हम प्रपोज कर रहे हैं कि इतना डिविडेंड डिक्लेयर आप कर सकते हो। समझ आ रही है बात? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समझते हो ना कौन होते हैं? जो कंपनी को चलाते हैं। वो कंपनी के ओनर नहीं होते हैं, लेकिन वो कंपनी को चलाते हैं। हाँ, कई शेयर होल्डर्स भी डायरेक्टर हो सकते हैं, तो टू दैट एक्सटेंट हो सकता है वो कुछ शेयर होल्डर्स भी हो डायरेक्टर्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें रिलायंस की, तो रिलायंस में जो ओनर है आपको पता होगा, क्या नाम है भाई उनका? मुकेश अंबानी। ठीक है, तो मुकेश अंबानी इज द ओनर। ठीक है, यानी ही इज द शेयर होल्डर, वन ऑफ द शेयर होल्डर्स। और वो डायरेक्टर भी है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है लेकिन कि सारे शेयर होल्डर डायरेक्टर, जरूरी नहीं के अंदर सेंस कि ऑब्वियसली सारे शेयर होल्डर डायरेक्टर होंगे तो फिर लॉजिक खत्म हो जाएगा। फिर तो बात वही आ गई कि सारे शेयर होल्डर खुद ही सारी कंपनी चला रहे हैं, इतने सारे शेयर होल्डर चलाने लग जाएगा तो डिसीजन ही नहीं हो पाएगा। सो यू हैव टू सिलेक्ट फ्यू ऑफ द पीपल एज डायरेक्टर्स जो कि कंपनी को चला रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए डायरेक्टर्स डिविडेंड को प्रपोज करते हैं। वो अभी फाइनल नहीं है कि वो डिविडेंड दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। वो कहाँ डिसाइड होता है? शेयर होल्डर्स की मीटिंग में। सॉरी, हाँ, तो वो कहाँ डिसाइड होता है? शेयर होल्डर्स की मीटिंग में। तो उसके बाद शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी,
और वहाँ शेयर होल्डर्स डिसाइड करेंगे कि जो डायरेक्टर्स ने प्रपोज किया है वो उनको ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर उन्हें ठीक नहीं लगेगा तो वो चेंज भी कर सकते हैं कि नहीं, हमें नहीं देना डिविडेंड। क्लियर है? इसी वजह से जो पहला स्टेज था वहां सिर्फ डिविडेंड प्रपोज हुआ है, अभी फाइनल नहीं है। फिर जैसे ही शेयर होल्डर्स की मीटिंग खत्म होती है वो फाइनल कर लेते हैं कि हाँ जी, हम ये डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हैं, हम ये डिविडेंड देना चाहते हैं, तो वो डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं। और जैसे उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, अब ये बाइंडिंग हो गया है कि अब डिविडेंड दिया जाएगा, अब वापस नहीं हो सकते। क्लियर? ठीक है। फिर उसके बाद डिविडेंड पे हो जाता है। जिस समय डिविडेंड डायरेक्टर्स ने प्रपोज किया है, जिसको हम प्रपोज डिविडेंड बोल रहे हैं, उस समय तक ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है। उस समय तक हम अपनी बुक्स में कोई एंट्री नहीं करते। समझ आ रहा है? कंटिंजेंट लायबिलिटी याद होनी चाहिए आपको। कंटिंजेंट लायबिलिटी होती थी विच मे और मे नॉट अराइज इन द फ्यूचर डिपेंडिंग अपॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। सेम थिंग गोस हियर, दिस मे और मे नॉट अराइज इन फ्यूचर। और इसकी हम एंट्री नहीं करते थे, क्या करते थे, सिर्फ एक नोट दे देते थे, नीचे एक नोट लिख देते थे। तो इसमें भी ऐसे आपको मिलेगा लिखा हुआ, नीचे एक नोट लिखा होता है, द कंपनी हैज प्रपोज या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज प्रपोज सो मच डिविडेंड फॉर दिस ईयर। समझ आई मेरी बात? क्लियर हुआ? जब डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है, यानी जब शेयर होल्डर्स डिविडेंड को डिक्लेयर कर देते हैं, देन द एंट्री इज डन। तब हमारी एंट्री होती है। ठीक है, डिविडेंड को हम डिक्लेयर कर देते हैं तो एंट्री होती है। एंट्री क्या होती है? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। लिख लो कहीं पे, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल टू डिविडेंड आउटस्टैंडिंग। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल टू डिविडेंड आउटस्टैंडिंग या आउटस्टैंडिंग डिविडेंड, व्हाटएवर यू वांट टू से। ठीक है, तो एक तरह से हम कर क्या रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में जो आपका प्रॉफिट होता है उसको ट्रांसफर कर रहे हैं कहाँ पे? आउटस्टैंडिंग डिविडेंड, एक लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर हुआ? और जब आप पे करते हो तो क्या एंट्री करेंगे शगुन? आउटस्टैंडिंग डिविडेंड डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। वेरी गुड, मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, फोकस है शगुन का पूरा, है ना? तो बिल्कुल सही करा। देखो, पे करोगे तो टू बैंक होगा और ऑब्वियसली जो लाइबिलिटी क्रिएट करी थी वो खत्म हो जाएगी। तो अगली एंट्री भी लिखना चाहो तो लिख लो। जब डिविडेंड पे करोगे एंट्री हो जाएगी डिविडेंड आउटस्टैंडिंग टू बैंक। क्लियर है? चले आगे। तो आपको पूरा फ्लो समझ में आया? किसी को समझ नहीं आ रहा तो प्लीज हैंड रेज कर लेना बीच में, ठीक है? तो पूरा ट्रांजैक्शन का फ्लो समझ में आ गया किस तरीके से। अब ये क्वेश्चन में कैसे आएगा मैंने आपको बताया, ये कंटिंजेंट लायबिलिटी की तरह लिखा दिखेगा। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रपोज डिविडेंड की, ठीक है? यानी अभी हम किस स्टेज पे है बाय द वे? हम है फर्स्ट स्टेज पे, जहां पे अभी सिर्फ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई है, उन्होंने डिविडेंड प्रपोज किया है, अभी शेयर होल्डर्स की मीटिंग नहीं हुई। क्लियर है तनिषा? वेरी गुड। देखो, तो आपके क्वेश्चन में ऐसे दिया होगा। क्वेश्चन में कैसे दिया होगा? बैलेंस शीट में 2 सालों की आपको बैलेंस शीट दी होती है, आप क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हो। तो उसके अंदर आपको 2 सालों की जो बैलेंस शीट दी होगी प्लस उसके नोट्स टू अकाउंट्स भी दिए होंगे। उन नोट्स टू अकाउंट्स के बाद में एंड में एक अलग से नीचे एक लाइन लिखी हुई दिखेगी, कुछ कुछ ऐसी सी, डिविडेंड प्रपोज फॉर द ईयर एंडिंग 2019 एंड 2020 इज 1 लाख एंड 1,25,000 रिस्पेक्टिवली। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? ठीक है, हाँ जी, सबको क्लियर है? तो आपको 2 सालों का इस तरीके से डिविडेंड बताया गया होगा। अब हमें क्या करना है? हमने क्या बोला? अच्छा, हम बाय द वे कौन से ईयर की, कौन से फाइनेंशियल ईयर की क्या बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं? मैंने ब्लैक में लिखा हुआ है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं 2019-20 की। अब सोचो 19-20 में क्या कैश का फ्लो हुआ होगा, क्या पैसे आए या क्या पैसे गए होंगे। उसके लिए हमें किस पे फोकस करना है? अगर हम 19-20 की बना रहे हैं तो हमें किस पे देखना है कि जो डिविडेंड किसको रिलेट करता है, 18-19 को, उससे पिछले साल को। समझ में आ रही है मेरी बात? जो उससे पिछले साल को, क्योंकि जो 18-19 में डिविडेंड जो आपका बनता है वही तो 19-20 में जाकर के डिविडेंड प्रपोज होगा और उसकी फिर फर्दर एंट्री। समझ में आ रही है मेरी बात?
क्लियर? अभी अभी हमने देखा अपनी पूरी इसमें क्या हुआ होगा, 18-19 का जो डिविडेंड है, 18-19 का जो डिविडेंड है वो डिविडेंड प्रपोज हुआ होगा और उसके बाद वो डिविडेंड डिक्लेयर भी हुआ होगा। कब? 1920 में। समझ आया? तो प्रपोज डिविडेंड में मुझे किसके ऊपर फोकस करना है? जो 18-19 का डिविडेंड है। सबको समझ में आई वाली बात? पक्का? तो हमें किस पे फोकस करना है? लास्ट ईयर के डिविडेंड पे। जो मैंने रूल आपको पिछली बार कराया था क्वेश्चन में, यहां से क्लियर होना चाहिए। देखो क्या रूल लिखा है, लास्ट ईयर पेड एज वेल एज मेड। लास्ट ईयर देखो, अभी अभी आपने अभी एंट्री भी करी है, लास्ट ईयर का जो डिविडेंड है 18-19 का, उसको आप 1920 में उसकी पहले आप एंट्री कर रहे हो। जो पहली एंट्री लिखी है आपने, स्टेटमेंट ऑफ P&L टू डिविडेंड आउटस्टैंडिंग, ठीक है, वो कब करी आपने? 1920 में। किससे रिलेटेड है वो? जो डिविडेंड आपका 18-19 में प्रपोज हुआ है। क्लियर? समझ में आ गई बात? ठीक। और उसके बाद उस आपने सेकंड एंट्री भी कर ली डिविडेंड पेमेंट की। तो ये दोनों एंट्रीज आप कब करते हो? नेक्स्ट ईयर। तो आपको सिंपल सा माइंड में एक क्लियर रखना है, जो भी प्रपोज डिविडेंड होता है वो नेक्स्ट ईयर उसकी एंट्री होती है। दोनों दोनों एंट्री, जो डिविडेंड प्रपोज कर रहे हो उसके बाद जो उसकी डिक्लेरेशन की एंट्री है, प्लस जो उसकी पेमेंट की एंट्री, दोनों एंट्री आपकी नेक्स्ट ईयर होगी। समझ में आ गया? बिकॉज ऑफ दिस रीजन हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है? लास्ट ईयर पेड एज वेल एज मेड। यानी कि अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखोगे जिसमें लिखा है डिविडेंड प्रपोज फॉर द ईयर एंडिंग 2019, ईयर एंडिंग 2019 यानी 18-19 से रिलेटेड डिविडेंड हमने कितना प्रपोज किया? ठीक है, हम सिर्फ इस पे फोकस करेंगे, 1 लाख। तो ये जो 1 लाख है वही डिविडेंड हमारा डिक्लेयर भी हुआ होगा और वही डिविडेंड पे भी हुआ होगा। आर यू विद मी? समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर है? तो हम 1,25,000 का क्या करें? इसका कुछ नहीं करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे, ये अगले साल की कैश फ्लो स्टेटमेंट में काम आएगा। ठीक है। क्वेश्चन में जानबूझ के आपको 2 सालों की फिगर्स दे रखी होंगी कंफ्यूज करने के लिए। कई बच्चे इसका डिफरेंस ले लेते हैं, कई बच्चे दोनों को अलग अलग ट्रीट कर लेते हैं। ओ भाई, 1,25,000 का यूज ही नहीं है। ये तो अभी करंट ईयर में प्रपोज हुआ है, जिस साल की आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो ये तो अभी प्रपोज हुआ है। इसकी तो कोई एंट्री नहीं हुई। जब इसकी कोई एंट्री नहीं हुई तो फिर इसका कोई इफेक्ट ही नहीं लेंगे। समझ आई मेरी बात? तो आप देख रहे हो मैंने क्या लिखा है, डिविडेंड रूल याद रखना है। रूल सिंपल सा है, लास्ट ईयर पेड एज वेल एज मेड। एग्जैक्टली यही लाइन याद रखनी है प्लीज। इसका रीजन है आगे जाके इन्हीं लाइनों को चेंज करने वाला हूँ मैं। तो ये पूरी एग्जैक्टली यही लाइन याद रखनी है। मैं पूछूंगा तो मुझे ये बोलना प्लीज, लास्ट ईयर पेड एज वेल एज मेड, लास्ट ईयर पेड एज वेल एज मेड, ऐसे करके याद कर लो इसको। ठीक है। सो प्रोपोज डिविडेंड का रूल क्या है? लास्ट ईयर पेड एज वेल एज मेड। तो पिछले साल का जो फिगर था वही डिविडेंड पेड भी हो गया और वही डिविडेंड मेड भी हो गया। मेड का मतलब होता है डिविडेंड जो हमने प्रपोज किया। क्लियर? तो डिविडेंड पेड कहाँ जाता है तनीषा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। प्लस या माइनस? माइनस। और डिविडेंड प्रपोज्ड यानी प्रपोज डिविडेंड कहाँ जाता है? सर ये तो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी हुआ, नोट्स था। नहीं, वो तो बैलेंस शीट में आप नोट्स में बता रहे हो ना। सीएफएस में कहाँ आता है? सीएफएस में कहाँ जाएगा ये? सोचो। प्रपोज पता नहीं। डिविडेंड वर्किंग नोट में क्या आता था? अच्छा हाँ हाँ। क्या हाँ 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 वर्क। क्या? देखना नहीं है, देखना नहीं है, ऐसे ही बताओ, पेज मत पलटो। नहीं, ट्रिप पे। हाँ, TRIP पी प्रपोज। हाँ, आई से क्या होता था? इंटरिम डिविडेंड। हाँ, तो ट्रिप के पी में आएगा, ये ऐसे याद होना चाहिए। ठीक है। ये कहाँ आता है? ट्रिप के पी में। देखो फाइनेंसिंग में आएगा और ट्रिप के पी में आएगा। और आप अगर पिछला वाला क्वेश्चन जो मैंने कराया था वो खोल के देखोगे तो हमने डिट्टो यही किया था। एक बार खोल के देख लो, आपके पास होगा मैंने जो कराया है, एग्जैक्टली डिट्टो हमने यही किया था। हमने यही दो इफेक्ट लिए थे उसके। एक हम फाइनेंसिंग में माइनस किया था हमने, वही सेम अमाउंट जो लास्ट ईयर का अमाउंट था, वही सेम अमाउंट दो जगह गया होगा, फाइनेंसिंग में माइनस और ट्रिप के पी में। एक बात और याद रखनी है, मैंने आपको पहले भी बताई थी, जितनी भी एडजस्टमेंट्स हम करने वाले हैं वो सारी की सारी एडजस्टमेंट्स आपकी क्या बोलते हैं, दो इफेक्ट देंगी। उन सबके दो इफेक्ट होंगे। क्लियर हो गया सबको? चल सकते हैं आगे? ओके। अगला आता है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? इंटरिम डिविडेंड होता है जो हम साल के बीच में ही दे देते हैं। समझ आई मेरी बात? जो हम साल के
बीच में ही दे देते हैं। यानी हमने अभी पूरा साल खत्म होने की वेट नहीं करी, हमें पता ही नहीं कितना प्रॉफिट है। लेकिन अच्छा, ऐसा करते क्यों हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं, कई बार मार्केट में हमें अच्छा सिग्नल देना होता है कि हमारी कंपनी अच्छा कर रही है। कई बार ऐसा सिचुएशन होता है कि मार्केट में थोड़ा सा कुछ र्यूमर्स होते हैं, या कई बार आपकी नेगेटिव इमेज चल रही होती है, तो शोकेस कि आप अच्छा कर रहे हो, आप साल के बीच में ही डिविडेंड देते हो, आप वेट ही नहीं करते साल खत्म होने। सर ऐसे कैसे कर देते, प्रॉफिट तो पता नहीं है। एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट तो होता है, तब तक का तो होता है जिस समय आप डिविडेंड दे रहे हो, तब तक तो आपने कमाया है कुछ। हाँ, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो सकता है ना बना हुआ प्रॉपर तरीके से, बट यू विल हैव एन एस्टिमेट कि मेरा मोटा मोटा प्रॉफिट कितना है। और ना केवल उस साल का, पिछले साल का प्रॉफिट भी तो होता है, रिजर्व एंड सरप्लस में पड़ा होता है, तो डिविडेंड तो आप वहां से भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि करंट ईयर के प्रॉफिट में से देना है। ठीक है, तो आप इंटरिम डिविडेंड भी दे सकते हो, यानी साल के बीच में, जो साल अभी चल रहा है उसी साल के बीच में मैं डिविडेंड भी दे सकता हूँ। तो अभी मेरा कौन सा साल चल रहा था, 1920, जिसमें मैं पहले एक तो अगर फाइनल डिविडेंड दे रहा हूँ तो 18-19 का दे रहा हूँ। समझ आ रहा है? और अगर इंटरिम डिविडेंड दूंगा तो करंट ईयर का ही दे रहा हूँ। 1920 भी चल रहा है, और उसी साल के बीच में मैंने डिसाइड किया कि यार मैं करंट ईयर में ही डिविडेंड डिक्लेयर और प्रपोज दोनों करने को तैयार हूँ। समझ में आई मेरी बात? क्लियर हुआ सबको ये वाला पॉइंट? ठीक है, तो अब होगा क्या, हमने ये डिविडेंड 1920 में ही दे दिया। 1920 में ही हाथ के हाथ मीटिंग करी, उसी में ही हमने डिसाइड किया कि हाँ यार हम ये डिविडेंड देना चाहते हैं, और उसके बाद हमने हाथ के हाथ पे कर दिया। तो ये वाला डिविडेंड आपका करंट ईयर में ही आपका डिविडेंड प्रपोज भी हो जाता है, करंट ईयर में ही आपका डिक्लेयर भी हो जाता है और पेमेंट भी हो जाती है। तो इसीलिए इसका रूल क्या है, इसका रूल क्या बनेगा, करंट ईयर पेड एज वेल एज मेड। इसका रूल क्या है, करंट ईयर पेड एज वेल एज मेड। तनीषा, पिछले वाले का रूल क्या था प्रपोज डिविडेंड का? Last year paid as well as made. तो उसमें हम फोकस किस पे कर रहे थे, लास्ट ईयर की फिगर पे। इसमें हम फोकस किस पे करेंगे, करंट ईयर की फिगर पे, कि करंट ईयर की फिगर क्या है। सबको समझ में आई बात? क्लियर है? क्वेश्चन में इसमें भी सेम इसी तरीके से दिया होगा। कैसे दिया होगा, नीचे नोट्स में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आ रहा होगा, बैलेंस शीट में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी एंट्रीज हो चुकी होंगी, इसकी दोनों एंट्रीज हो चुकी होंगी। आपने डिविडेंड डिक्लेयर भी कर दिया, पे भी कर दिया, तो कोई, आप देखो ना, अगर ये दो एंट्री कर दोगे तो डिविडेंड आउटस्टैंडिंग तो सेटअप हो गया ना, जीरो हो गया, दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। देखो, एक तरफ डेबिट हो रहा है, एक तरफ क्रेडिट हो रहा है, जो एंट्रीज आपने लिखी थी अभी। तो इसी वजह से आपको वैसे तो पता चलेगा नहीं कि कोई डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था ड्यूरिंग द ईयर, इंटायर डिविडेंड, तो इसलिए क्या होगा, ये अलग से आपको नोट्स में दिया होगा। ठीक है, ऐसे दिया होगा जैसे भी दिखा है, इन टाइम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। क्लियर? अगेन, अगर ये मान लो 2 सालों का दे रखा है, पिछले साल का भी करंट ईयर का भी, तो अब इस केस में पिछले साल की फिगर को इग्नोर करेंगे, वैसे तो ये करंट ईयर का दिया होगा, बट अगर जस्ट इन केस दोनों का दे दिया कंफ्यूज करने के लिए, तो पिछले साल की फिगर को इग्नोर करना, सिर्फ करंट ईयर की फिगर पे आना। और करंट ईयर की फिगर का रूल हो गया आपका, करंट ईयर पेड एज वेल एज मेड। तो जो करंट ईयर की फिगर है वही पेड है और वही मेड है। अब जरा बताओगे तनीषा, कहाँ जाएगी ये फिगर? Yes, sir. Dividend paid financing activity minus ओके, और interim dividend working note में ट्रिप के आई। वेरी गुड। तो अभी तक दोनों चीजें वहीं जा रही है, एक फाइनेंसिंग में माइनस हो रहा है और दूसरा ट्रिप में जा रहा है। एक ट्रिप के पी में था, एक ट्रिप के आई में हो गया, ये देखो। क्लियर है सबको? चलो आगे। तो दो बड़े हमने सिंपल से कर लिए, प्रपोज डिविडेंड इज लास्ट ईयर पेड एज वेल एज मेड, और इंटरिम डिविडेंड इज करंट ईयर पेड एज वेल एज मेड। ठीक है, इसके बाद एक और आता है जो यहाँ पे मैंने करके नहीं दिखाया हुआ है, तो ये मेरे को करके दिखाना पड़ेगा, जिसको हम बोलेंगे डिविडेंड आउटस्टैंडिंग। क्योंकि डिविडेंड आउटस्टैंडिंग का तो अभी तक हमने केस ही नहीं किया कि डिविडेंड आउटस्टैंडिंग आ रहा हो, तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। ओहो,
कौन सा ये लिया होता मैंने इसमें? 2019 चलो ये लेके चलेंगे। तो हमने जो अभी प्रपोज डिविडेंड वाला केस किया था, ठीक है, उसके साथ में ये लिखा मिल सकता है। तो मैं जरा प्रपोज डिविडेंड वाली लाइन कॉपी कर लेता हूँ। हाँ जी। तो पहले तो इसका मतलब बता सकते हो तनिषा, क्या मतलब है इसका? कि अगर मुझे बैलेंस शीट में कुछ डिविडेंड आउटस्टैंडिंग भी दिखाई दे रहा है और मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये लाइन भी दे रखी है, इसका कुछ सर, मतलब समझ में आता है? हाँ। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी जो प्रपोज डिविडेंड के टाइम पे की थी, स्टेटमेंट ऑफ P&L टू डिविडेंड आउटस्टैंडिंग, वही वाला डिविडेंड आउटस्टैंडिंग। नहीं, मेरे को दोबारा बोलो। कंटिंजेंट लायबिलिटी तो क्या कह रहे हो? प्रपोज डिविडेंड के टाइम पे जो करी थी, हाँ हाँ। टू डिविडेंड आउटस्टैंडिंग। नहीं, यार अगर प्रपोज किया तो ये एंट्री थोड़ा ना करिए। एंट्री तो कब हुई है? जब डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है। मिक्स क्यों कर रहे हो? देखो फिर से, अभी देखो, अभी तो बताया था ये। जब आपका डिविडेंड प्रपोज है तो कंटिंजेंट है। कंटिंजेंट के टाइम पे एंट्री थोड़ी ना होती है। कंटिंजेंट के टाइम पे तो सिर्फ नोट आता है। कंटिंजेंट लायबिलिटी का सिर्फ नोट आता है, जैसे नोट यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है आपको। एंट्री किस टाइम पे हुई होगी? जब डिविडेंड डिक्लेयर हुआ होगा। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? अगर मेरे को बैलेंस शीट में ये दोनों चीजें दिखाई दे रही है, बैलेंस शीट में डिविडेंड आउटस्टैंडिंग भी दिख रहा है और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रखी है, कोई बता सकता है क्या मतलब है इसका? एनीबडी हु वुड लाइक टू ट्राई? हाँ समीक्षा। सर जो नीचे गिवन है वो तो वो है ना कि कितना डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने प्रपोज किया, लेकिन डिविडेंड आउटस्टैंडिंग तो वो हो गया जो शेयर होल्डर मतलब शेयर होल्डर को देना बाकी है। हम्म। आगे। सर एक सेकेंड। यहाँ तक तो ठीक बताया तूने। सर 2019 वाले ईयर में 1,25,000 का देना चाहिए था, लेकिन ओनली 50,000 दिया है। नहीं, 1,25,000 देना दे दिया था। एक मिनट 1,25,000 किस ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है? 2020 है तो फिर 2019 हो गया उसका प्रॉफिट। ओके, मैं एक काम करता हूँ। मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है ईयर्स वगैरह को लेके, पर थोड़ा बहुत तेरे को आइडिया मिल रहा है। आई कैन सेंस दैट तेरे को थोड़ा बहुत आइडिया मिल रहा है, बट ईयर्स को लेके थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। मैं बताता हूँ दोबारा। परीक्षा, एक बार आपको और मौका देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कैसे। सर प्रपोज हुआ था लाइक 19 और 20 दोनों जो डायरेक्टर्स की मीटिंग थी कि हम 1 लाख देंगे या 1,25,000 देंगे। पहले एक पे उस चलते ईयर हैं, में 2019 की बात करते हैं। 2019 ईयर एंडिंग है ये। ठीक है, ईयर एंडिंग 2019, यानी कौन सा ईयर हो गया? 18-19 का वेरी डिस्कशन है। गुड। 18-19 में प्रपोज हुआ 1 लाख। हाँ, आगे। बट फिर फादर जो प्रॉपर डिक्लेयर हुआ वो 50,000 हुआ। इसी तरह फिर जो 2019 और ओके, पहले 2020 मैं का एक क्लियर कर देता फाइनेंशियल। हूँ। एक बात, आपने एक चीज गलत बोली। 1 लाख अगर प्रपोज हुआ है 2018-19 में, वो कब हुआ होगा? मतलब 20 29
18 19 और 1920 में 20 1920 में हुआ होगा। जब प्रपोज 1920 में हो रहा है तो उसकी एंट्री मेरी 1890 में कहाँ से आ जाएगी डिविडेंड डिक्लेरेशन की। तो आप 2019 के बैलेंस शीट को क्यों बोल रहे हो कि जो 2019 की बैलेंस शीट में आ रहा है वो 1819 का डिक्लेयर्ड है, वो 1819 वाला नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? आई अंडरस्टैंड। ये देख के ना थोड़ा कंफ्यूजन होता है, ठीक है, मैं समझाता हूँ। और आप लोग एक पॉइंट तो कोशिश कर रहे हो सही पकड़ने की कि सर ये प्रपोज अलग हुआ होगा, डिक्लेयर अलग हुआ होगा, तो ये जो बुक्स में दिख रहा है आउटस्टैंडिंग वाला वो डिक्लेयर्ड वाला है। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, उसका भी लॉजिक बताऊंगा क्यों। पहली चीज समझते हैं, आउटस्टैंडिंग डिविडेंड जो बैलेंस शीट में आ रहा है उसका मतलब क्या है। लेट्स फॉरगेट नीचे क्या लिखा है, ठीक है, लेट अस फॉरगेट। लो ऐसे कर देता हूँ, ऐसे जब तक दिखेगा तब तक परेशान करेगा, ठीक है। लो भाई चलाइएगा। क्वेश्चन में सिर्फ आपको आउटस्टैंडिंग डिविडेंड दे रखा है, लेट्स अज्यूम, ठीक है। इसका क्या मतलब है? अब वो वाली सिचुएशन को भूल जाओ कि प्रपोज कुछ हुआ होगा और डिक्लेयर कुछ हुआ। मान के चलते हैं जो प्रपोज हुआ है वही डिक्लेयर हुआ है। फिर ऐसे केस में मेरा यहाँ पे आउटस्टैंडिंग डिविडेंड आ रहा है, इसका क्या मतलब है? हाँ शकुन। सर ये अभी पेड नहीं हुआ है इतना। ये अभी पे नहीं हुआ है, सिंपल एज दैट। हम इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते, सिंपल। इसका मतलब है ये अभी पे नहीं हुआ है। हो सकता है हमने, फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है हमने 80,000 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया हो और 80,000 में से अभी 50 पे हुआ हो, 30 पे हुआ हो, 50 पे होना रह गया हो। अगर मैंने 80,000 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया उसमें से 30,000 पे कर दिया और 50 पे होना रह गया है, तो वो 50 मेरा अभी आउटस्टैंडिंग डिविडेंड में आएगा ना। सोचो, आपने आपके सामने दो एंट्रीज लिखी हैं, दोनों एंट्रीज लिखी हैं आपने अपनी कॉपी में, देखो। पहली एंट्री 80,000 से हुई है, दूसरी एंट्री सिर्फ 30,000 से हुई है। तो ऐसे केस में क्या होगा? डिविडेंड आउटस्टैंडिंग 50,000 बचेगा। अब नहीं लिखी हुई है तूने एंट्रीज? Yes, क्या yes, एंट्रीज sir. लिखी है? So statement of profit and loss account to the dividend outstanding or dividend outstanding to bank. ठीक है, तो पहली एंट्री जो आपकी है मान के चलो 80,000 से हुई है, यानी हमने डिक्लेयर तो किया था 80,000 से, लेकिन अभी तक पे किया है कितना? सिर्फ 30,000। तो 50 अभी भी आउटस्टैंडिंग में होगा। समझ आ रही है? तो आउटस्टैंडिंग का सिंपल यहाँ पे मतलब क्या है कि कितना देना बाकी है। यहाँ प्लीज इसको इससे कोरिलेट मत करना कि इतना ही डिक्लेयर हुआ होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। जो कि अभी आप करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा जरूरी नहीं है। और दूसरी चीज, 2019 का 50,000 दिखा रहा है डिविडेंड आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब इस पर्टिकुलर डेट पे कितना देना बाकी है। इट कैन रिलेट टू एनी ईयर, हो सकता है पुराने 2 साल का पुराना देना देना बाकी है अभी, तो ये सुना लास्ट ईयर का ही हो। क्योंकि ये बैलेंस शीट हमेशा एज ऑन डेट होती है ना, कि आज की डेट पे क्या सिचुएशन है। ये उस साल की सिचुएशन नहीं है, ये उस डेट की सिचुएशन है कि उस डेट पे कितना आउटस्टैंडिंग है। हो सकता है 2 साल पहले से आउटस्टैंडिंग चला आ रहा हो, अभी तक पे नहीं हुआ। अब ये हो कैसे सकता है आउटस्टैंडिंग चला आ रहा हो? ऐसे कैसे होगा सर? कंपनी ने आधे लोगों को पे कर दिया, आधों को पे नहीं करा। तो कंपनी ऐसा नहीं कर रही है, कंपनी तो पे करना चाहती है। होता क्या है, कंपनी डिविडेंड